बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान और आज हम करवाएंगे आपकी मुलाकात ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासतदान हैं, एमपीए शहजाद कुरैशी साहब आज हमारे मेहमान हैं, उनसे बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर विनीस के मेहमान में खुशामदीद। और सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। नहीं, आपने बल्कि मुझसे क्या कहना चाहिए, इंटरव्यू लेने की बात की तो मैंने कहा हाजिर हूँ। और अच्छा है कि आप लोगों के तवज्जुह से लोगों को हमारे बारे में पता लगता है। बिल्कुल, थैंक यू सर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? देखिए, मैं कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और स्कूलिंग मेरी यहाँ कराची में ही हुई है। तो आप ये समझ लें कि स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी सब कुछ मैंने कराची से ही किया। अच्छा, जब इंसान स्टूडेंट होता है तो बहुत से ख्वाब होते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो आपका क्या प्लान था कि पढ़ लिख के आपने क्या बनना है स्टडी कंप्लीट करके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब जाके थोड़ा बच्चों में अवेयरनेस आई है और माँ बाप में भी आई है। माँ बाप बच्चों से कंसर्न करते हैं और आपस में कंसल्ट करते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। हमारे जमाने में तो ये होता था डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, पुप्पी का बेटा ये बन गया, पुप्पा का बेटा ये बन गया, अच्छा ये बने हुए। तो उस चक्कर में, उस प्रेशर में या दुनिया क्या कहेगी, उसमें मैंने इंजीनियरिंग का शौक था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सका। अच्छा, पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बने? एक वक्त तो ये आया कि पेरेंट्स ने कहा भाई कुछ भी बन जाओ, अच्छा बस कुछ बनो, कुछ ना कुछ करो। क्योंकि ऑब्वियसली मैं शुरू से ही मेरे कुछ एम्स थे कि मुझे सोशल वर्क करना है और लोगों में कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करते रहना है कि लोगों में मैं क्या कहते हैं जिंदा रहूं। मुझे बड़ा शौक था और शायद मैं समझता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन सही बनाऊं कि इसी फील्ड में आ गया हूँ कि जहाँ रोजाना जैसे आपकी नेचर थी उसके हिसाब से आपकी प्रोफेशन अल्लाह ताला ने बस वहीं पे वो किया और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ बहुत। सर स्टूडेंट कैसे थे? शरारती थे या फिर ब्रिलियंट थे या बहुत मासूम से थे? मतलब एवरेज था ना। अच्छा। इतना बुरा था और ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था, लेकिन गुजारा था। मतलब अपना काम कर लेता था। मतलब कहना चाहिए ना कि एक साल के बाद जब एग्जाम्स होते थे, फाइनल एग्जामिनेशन, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाता। अच्छा चले पासिंग मार्क्स आ जाते हैं लड़कों के, वही उनके लिए काफी होते हैं। तो पेरेंट्स की जो ख्वाहिशें हैं, उनके जो ख्वाब थे, उनको पूरा किया फिर आपने? अब मैं ये समझता हूँ कि जब मेरे फादर की डेथ हुई 2006 में, तो उस वक्त तक तो मैं ऑलरेडी कंपनी में जनरल मैनेजर था और माशाल्लाह आई वाज डूइंग वेरी वेल। लेकिन जो सियासत की कामयाबियां हैं, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जैसे कि, तो माशाल्लाह मेरी वालिदा हयात हैं, तो वो खुश हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। बस डरती हैं थोड़ा कि पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिक्स से आपको पता है लोग डरते हैं, लेकिन जब तक हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स साफ कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे तो वो ये कि वालिदा है, माँ का दिल आपको पता है वैसे ही बड़ा नरम होता है बच्चों के लिए एक्स्ट्रा केयरिंग होती है। तो अब वो मैं समझती है कि यार वो तुम अब अच्छा कर रहे हो, सही हो। ठीक है। ये परेशान तो होती है सियासत में, आपको पता है। हाँ ये बात है, बहुत प्रेशर होता है हर तरफ से। तो सर जिंदगी का ज्यादा हिस्सा आपने कहाँ गुजारा? जिंदगी का ज्यादा हिस्सा कराची में गुजारा। अच्छा। क्योंकि समाजी कामों में और मीडिया में मेरी जॉब थी। अच्छा। रेडियो स्टेशन FM 107 में एज अ CEO मैंने रिजाइन किया था। उसके बाद फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब कंस्ट्रक्शन और डिजिटल मीडिया का बिजनेस था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वही चल रहा है। ठीक। सर दिन कैसे गुजारते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी और किस तरीके से अपने दिन को स्पेंड करते हैं? देखिए, सियासत से पहले आपको पता है रूटीन कुछ और होती है, सियासत में आ जाने के बाद रूटीन कुछ और होती है। पहले आप अपनी लाइफ जी रहे होते हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप ज्यादा टाइम वहां देते हैं, फैमिली को देते हैं। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत कर रहे होते हैं, जब आप एक MPA बन जाते हैं, इलेक्टेड MPA बनते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हल्के की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है, वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो फिर मैं ये समझता हूँ मेरी जिंदगी तो 1-5 है कि जहाँ से कॉल आया मुझे पहुंचना पड़ता है। अभी आपने देखा कि आपके प्रोग्राम से पहले हमारे इवेंट हो रहा था, लोगों के गिले शिकवे भी थे, हर कोई मुझे कोने पे ले जाके मुझे कोई डांट रहा था क्योंकि कोई मुझे एज में मुझसे बड़ा है, कोई छोटा है, तो उसी हिसाब से उनके गिले शिकवे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का सरमाया है, ये वर्कर्स पार्टी
का सरमाया होते हैं, वर्कर्स हैं तो हम हैं। सही तो बात जब है। तक हम इनको मुतमईन नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम एक अच्छे सियासतदान बन सकते कामयाब हैं। हो सकते हैं। लेकिन सर अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की, उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं इन सब सारे कामों के बाद? मेरी सेहत से दिक्कत तो आपको लग रहा होगा कि मेरी कोई फिटनेस नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं आपकी सेहत को देख के हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा फिटनेस का ख्याल रखते हैं। मेरा ये कि अच्छा। ज्यादा मिलना जुलना और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना, तो उसकी वजह से वजन तो मेरा नहीं बढ़ता। सही। घर वाले भी कहते हैं तुम जितना भी खा लो, जो कुछ भी कर लो, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ता। लेकिन ये कि हेक्टिक जॉब है, इट्स नॉट दैट इजी। सही। और मुश्किल काम भी है और मजेदार भी है। जब आप किसी की हेल्प कर लेते हैं, कोई अच्छा काम कर लेते हैं, तो आपके दिल क्या कहते हैं उसको, दिल में खुशी सी पैदा होती है, इनर सेटिस्फेक्शन होती है और और सुकून मिलता है। मुस्लिम हमारा बिलीव है कि हमें मरना है और मरने के बाद जन्नत और दोज़ख का फैसला अल्लाह ताला करेगा। तो कुछ अच्छे काम करके जाएंगे तो होगा, वरना तो फिर यही सिलसिला चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिनके लीडर अपना इतना ख्याल रखते हैं अपनी फिटनेस का, तो उस पार्टी के से आप बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिटनेस का तो जरूर ख्याल रखते होंगे। इमरान खान साहब को माशाल्लाह, उनका तो मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते वो तो, लेकिन उनको फॉलो करते होंगे। अब मैं कहता हूँ कि बादशाह है माशाल्लाह, और इस एज में भी वो बिल्कुल यंग लगते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन उस तरह से तो नहीं कर सकते ना, कभी करने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा। लेकिन ये है कि उनको देख के खुश होते हैं। उन्हें फॉलो तो करते होंगे कम से कम। फॉलो तो ऑब्वियसली, देखें है ना, हमारा लीडर ईमानदार है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और एक मिशन और एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है, तो उनको इन चीजों को तो मुकम्मल फॉलो करता हूँ कि जिंदगी का फिटनेस में भी करते हैं कभी कभी। फिटनेस में मैं आपको सच बोलूं, हाँ। फिटनेस का मैं थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा चोर हूँ। अच्छा। फिटनेस के मामले में या ये सोचते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है, या ये सोचते हैं आपके मुझे जरूरत ही नहीं है फिटनेस की, मैं ऑलरेडी फिट हूँ। मैं क्योंकि देखिए आपका टीवी प्रोग्राम इतने नाजरीन देख रहे होंगे, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। आजकल तो और ज्यादा जरूरत है। सही बात जो है। आपको पता है जंक फूड और ये फास्ट फूड हम खा रहे हैं और आने वाले बच्चे खा रहे हैं, सही। तो ये तो सेहत के लिए तो हेल्थ के लिए अच्छा है, उससे मोटे और पतले होने का कोई ताल्लुक नहीं होता, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। चाहे वो मोटा है पतला है, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। और कौमें, सही बात है। मैं जब बाहर ममालिक जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि इतना फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं कि साइकिलिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिटनेस के बगैर तो हम सब अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं। देखिए जिंदगी तो जितनी लिखी है अल्लाह ने लिखी है, लेकिन सेहतमंद कितनी होगी? या बिस्तर पे लेट के आपने अपनी उम्र गुजारनी है, या आपने अपना ख्याल करके गुजारनी है। और इंसान अपने आप को अगर अच्छा देखना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, आपको गेम्स कौन से पसंद है? गेम्स खेलते हैं? मुझे क्रिकेट तो नहीं पसंद है क्योंकि आपको तो निशान भी बल्ला है। नहीं, मुझे बचपन में हॉकी पसंद थी। अच्छा। क्योंकि वाले साहब हमें हॉकी दिखाते थे जब लाइव मैचेस आ रहे होते थे। पर ऑब्वियसली जिस एरा के हम लोग हैं तो हमें क्रिकेट पसंद है, और हमारे आइडियल भी वसीम अकरम, शाहिद खान आफरीदी और ऑब्वियसली इमरान खान और जावेद मियांदाद, वो प्लेयर्स हमारे वही। और आजकल तो बच्चे मेरा ख्याल है क्रिकेट के अलावा तो पाकिस्तान में कुछ सोचते भी नहीं कि हम कोई और स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। सही बात है। मैं समझता हूँ कि हमने कराटे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमने दूसरी गेम्स में, स्क्वॉश में, अब और जो दूसरी गेम्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे बच्चों में चाहत उतनी होगी। तो जब तक हमारा ये स्ट्रक्चर ओवरऑल स्पोर्ट्स का अच्छा नहीं होगा, उस वक्त तक बच्चों का रुझान क्रिकेट के अलावा कहीं नहीं होगा। और कप्तान के अगर प्लेयर्स हैं तो क्रिकेट तो पसंद ही होगी, इसलिए आपको क्रिकेट भी पसंद है। अच्छा सर, बिजनेस आपने कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कौन सा बिजनेस आपने शुरू किया था? मैंने कंस्ट्रक्शन और डिजिटल मीडिया का मेरा बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा जा रहा है। इसके साथ साथ सियासत भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो फिर मैं सियासत नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर आपको 9 to 5 एक बाउंड होना पड़ता है। तो यहाँ ये है कि ये रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। कभी जब सियासत के लिए जाना होता है तो सियासत कर लेते हैं, काम पे जाना होता है तो अपने काम पे चले जाते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं आप, सियासत भी, बिजनेस भी और सोशल मीडिया भी। आप कह रहे थे कि आप मीडिया में भी माशाल्लाह इन हैं, तो ये सारी चीज़ें सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देखिए जिंदगी में तो वही 24 घंटे हैं, लेकिन आपने खुद मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो उसी को लेकर चल रहे होते हैं। आपने एक चीज मिस कर दी, फैमिली, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को भी टाइम देना होता है। मेरी मदर माशाल्लाह हयात है, मेरे बहन भाई हैं,
तो आपने फैमिली को भी देना है, हल्के को भी देना है, बिजनेस को भी देना है, और ऑब्वियसली इस बिजनेस के अलावा भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आती हैं पॉलिटिकल, आपने उसको भी टाइम देना है। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि आप अगर अपने आप को सही तरह मैनेज कर लें और टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें तो कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं है। अभी मैं फैमिली की तरफ ही आने वाली थी कि आपने पहले ही बोल दिया। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में ये सारे आपका बिजनेस, आपकी सियासत, आपकी और ज़्यादा जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, फिर मीडिया भी, तो इसके इन सब चीज़ों के साथ फैमिली को टाइम देते कभी उनको शिकायत तो नहीं हुई? देखिए फैमिली, एक पॉलिटिशियन की फैमिली को शिकायत तो हमेशा रहेगी। सही। क्योंकि पॉलिटिशियन की लाइफ, मैंने आपको कहा ना, मुझे लोग 1-5 कहते हैं। अच्छा। कि जब जिस वक्त कॉल आ जाए मैं जी हजूर कह के, रॉजर रॉजर कह के काम शुरू कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि आप उसको वेट नहीं करा सकते कि आज आपने मुझे कॉल किया तो मैं कल आपको जवाब दूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर उसका मसला इस वक्त हल हो सकता है तो मैं कर लूँ। ऑब्वियसली फैमिली सफर करती है, बच्चे भी सफर करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दें। वाइफ तो सफर कर चुकी है बेचारी, उनको पता है मेरा बहुत ज्यादा सोशल है, हस्बैंड कभी किधर कभी किधर, लेकिन बच्चे जो हैं उनकी एज भी अभी छोटी है, तो उनको कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा टाइम लूँ, मतलब टाइम दूँ, और जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। वरना बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है, इसमें बहुत जरूरी है कि एक बाप और माँ का किरदार एक बेहतर तौर पे किरदार अदा किया जाए। सही। तो सियासत में कैसे आए सर और कब आए? मैं रेडियो स्टेशन में CEO था और मैं टीवी पे भी काम कर चुका हूँ। तो मैं रेडियो स्टेशन लॉन्च करने के लिए लाहौर का वहाँ गया हुआ था। वहाँ खान साहब का जलसा उस वक्त ऑर्गेनाइज हो रहा था, अनाउंस हो चुका था। तो उन्हीं दिनों मैंने ये तय कर लिया था कि मैं खान साहब को ज्वाइन करूंगा। अच्छा। सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट लीडर है, मैं इसे ज्वाइन करूंगा। क्योंकि देखिए मैं मौरसी सियासतदान तो हो नहीं, मेरे बाप दादा की कोई जायदादें हैं या वही हैं, हम लोग वो लोग हैं जो अल्लाह मेड है। मैं सेल्फ मेड अपने आप को कोशिश करता हूँ ना बोलूं, क्योंकि अल्लाह मेड है, हमने कोशिश करनी है, अल्लाह ने हमें इसका अजर देना है। तो वहां मैंने तय कर लिया था, क्योंकि देखिए मौरसी गुलामी क्या थी कि मेरे बाप दादा, फला का बेटा, फला का दादा, फला का अब्बा अब्बू, क्यों भाई? आप पाकिस्तान के अंदर जब तक नए लोग नहीं आएंगे, हमारे और आप जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे, ये सियासत गंदी ही रहेगी। आज जो सियासतदानों को लोग गालियां दे रहे होते हैं, उसकी वजह यही है कि वही पुराने लोग उन्हीं के इर्द गिर्द म्यूजिकल चेयर के तहत कुर्सियां घूम रही थी। तो उसमें क्या वो होगा? सबसे बड़ी चीज ये कि क्या गरीब आदमी एमपीए बन सकता है? क्या कोई मिडिल क्लास एमपीए बन सकता है? क्या कोई नॉर्मल आदमी बन सकता है? मैंने साबित किया बन सकता है। आपकी डेडिकेशन हो, मैं एक मिडिल क्लास आदमी, मेहनत की, आगे बढ़ा और अल्लाह पे छोड़ दिया। माँ की दुआओं से, अल्लाह ताला के हुक्म से आज मैं एमपी हूँ। मैं तमाम आपके टीवी प्रोग्राम के तवज्जो से तमाम नाज़रीन को कहता हूँ, ये मत सोचें कि ये सिर्फ एक अमीर आदमी या ताकतवर या जिसकी सोर्स है या जिसकी बैग पे लोग हैं वही बन सकते हैं। आप अपना पूरा 100% दें और अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद आसान कर ले। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपने जब इमरान खान साहब को देखा, उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, फिर आपने सियासत ज्वाइन की। हादसात नहीं आए, मतलब सोचा पहले से, या फिर हादसात ना? मैं एक चीज बोलूं आपको, कोई बंदा कहता है ना मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, सॉरी टू से, वो झूठ बोलता है। अच्छा। कहीं ना कहीं आपके डिसलाइक्स लाइक्स होते हैं। बिल्कुल। आप भले आप प्रैक्टिकली फील्ड पे ना काम कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं। क्या मुझे ये पसंद है, इसकी ये चीज अच्छी है, वोट दूंगा नहीं दूंगा। इसी तरह आपके ऑफिस के माहौल में भी आप देख लें, अपने फ्रेंड्स के माहौल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं भी देख लें, आपको होता है देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन, क्या कहते हैं उसको यार, कि आपके नजरिए का फर्क होता है। जब आपका नजरिया ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, वरना तो हम पीपल्स पार्टी में जाते हैं, वरना हम नून लीग में जाते हैं। हम क्यों पीटीआई में आए? इसीलिए आए कि एक ईमानदार लीडर है, एक ईमानदार क्या कहते हैं उसको, वजीर आजम हमें एक शख्स को बनाना है जो मुल्क का, हमारे शहर का, हमारे सूबे का सोचे। तो ये बस। क्या आपने कहा कि हम दूसरी किसी जमात में भी जा सकते थे, और भी पार्टीज थी, तो यहाँ कराची में ज़्यादा जो है वो दूसरी पार्टीज का जोर है, ठीक है? तो आपने किस वजह से जो है वो पीटीआई से को ज्वाइन किया, ये थोड़ा सा हमसे शेयर करें। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, मैंने आपसे कहा कि मैं जब 2011 में लाहौर में था, वहाँ जलसा हो रहा था, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। तो दूसरी बात ये कि कराची के अंदर तो आप सीख गए हैं, एक मखसूस जमात का होल्ड था जी। लेकिन यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज के खिलाफ खड़े होते हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो फिर आप हिम्मत पकड़ते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। आज कराची में देख लें, पीटीआई हर जगह मौजूद है, पीटीआई के सबसे ज्यादा एमपीएस एमएनएस है, और हम डिलीवर भी करना
चाहते हैं और कर भी रहे हैं। 70-72 सालों का गंद है, इसे साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद यहाँ की जितनी भी म्यूनिसिपल की और दूसरी जिम्मेदारियां हैं, पानी की और दूसरी चीजों की, वो सिंध हुकूमत की है। लेकिन फिर भी ग्रीन लाइन हम दे चुके हैं, 5 टेंडर्स हमने दिए, यहाँ 5 टेंडर्स नहीं थे। मंगोपीर रोड, आपके ओवरहेड ब्रिजेस हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ KCR का संग बुनियाद रख दिया, इमरान खान साहब आए थे। इसके साथ साथ आपका K4 है, K4 का मंसूबा कितने सालों से रुका हुआ था, 12 अरब रुपए या 12.5 अरब रुपए हमारे जाया हो गए थे। अब हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, जब मुल्क कौम को डायरेक्शन होती है ना, अगर 4 ब्रिजेस बना दूं, 4 रोड्स बना दूं, हो सकता है आप भी खुश हो जाएं, आसपास के लोग भी खुश हो जाएं। लेकिन अगर आपने कौम बनानी है ना, तो उसको सही डायरेक्शन पे लेके जाना है, जो कि खान साहब कर रहे हैं। आपने देखा है फौजदारी मुकदमात की भी इन्होंने पूरा का पूरा कानून वो किया है। आपकी रेमिटेंस, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपका वो है। रही बात महंगाई, तो मैं एज अ PTI वर्कर, MPA एक्सेप्ट करता हूँ महंगाई हुई है। लेकिन ये महंगाई आप गौर तो करें, जब $90 से ज्यादा, बिल्कुल अभी आने वाली हूँ, $90 से ज्यादा जब आपका पेट्रोल मिल रहा होगा, आज ही मेरा ख्याल है 93 है या वो है, तो आप पेट्रोल सस्ता कैसे लेंगे? क्योंकि आपने मेहनत नहीं की ना। डैम्स पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान के हिस्ट्री में कि डैम्स अब इतने सालों के बाद इमरान खान साहब बनाने जा रहे हैं, तो हर बड़ा काम हम कर रहे हैं। सही। तो इसमें ये कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें इंशाल्लाह सेट हो गई, तो हमारा मुल्क सही डायरेक्शन पे चला जाएगा। अच्छा, आपकी फैमिली से कोई सियासत में था या फिर आप ही पहले से सियासत में आए? फैमिली के अंदर, इमीडिएट फैमिली में तो कोई सियासत में नहीं था। इमीडिएट से मरा दिया कि मेरे बहन भाई या बहनोई या कजन्स में तो कोई सियासत में नहीं था। लेकिन मेरे खालू हैं, वो मोहम्मद जुबैर साहब, वो नून लीग में थे। अच्छा। हाँ, तो वो उनका नजरिया है वो। तो फिर वो नून लीग में थे, आप PTI में आए, तो ऐसा क्यों? मैं ये समझता उनसे कुछ इख्तिलाफात थे नून लीग से आपके? देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी मेरे नजरिए से मैच नहीं करती थी। अच्छा, ठीक। और वो अगर नून लीग में है, वो उनका है। ठीक। मैं समझता हूँ कि हर किसी को राइट है, वो अपने हिसाब से जिसको अच्छा समझता है उसमें जाए। ठीक है। और सबने हिसाब किताब देना होगा, और इस दुनिया में भी देना होगा और आखिरत में भी देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान फैसला करे, बहुत सोच समझ के करे। सही। अच्छा, जब आपने यहाँ PTI ज्वाइन की और फिर उसमें काम किया, तो सबसे ज़्यादा टफ टाइम आपको किस पार्टी ने दिया, या आपने टफ टाइम किस पार्टी को दिया? देखिए, काम करते हुए तो देखिए डिफेंस के अंदर तो PTI थी, चाहे CBC है, डिफेंस है, और ये तमाम एरियाज के अंदर। तो इसमें तो पहले भी डॉक्टर आरिफ अलवी और समर अली खान जीत चुके थे। फिर इमरान इस्माइल ने सीट खाली की, तो मैं उस पर इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि यहाँ DHA तो है ही PTI का, और वो PTI को सपोर्ट करता है। PTI को हमेशा से इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आप काम नहीं करेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, हल्के में नजर नहीं आएंगे, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत तेजी से ऊपर आएगा। तो मैं ऐसा मौका देता ही नहीं हूँ। तो मेरे रोज की रूटीन होती है, एक टाइमलाइन और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं चल रहा होता हूँ। सुबह किधर जाना है, दोपहर कहाँ जाना है, शाम कहाँ जाना है, रात कहाँ जाना है, स्केड्यूल होता है। और कोशिश यही करता हूँ कि पब्लिक गैदरिंग्स इस तरह की हों कि हल्के में जाना पड़े, ना कि NGOs के और दूसरे फंक्शन में। वहाँ बहुत कम जाता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, लोगों को पता लगता है। लेकिन हल्के में जितना रहा जाए, पब्लिक के साथ जितना इन टच रहे, मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब जो है वो पिछली सियासतों में जो ड्राइंग रूम में बैठ के सियासतें होती थी, अब वैसे जो है वो रहनुमा और वैसे जो है लोग हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को चाहिए भी नहीं। हमारे साथ वही लोग चलेंगे और वही आगे जा सकते हैं जो आपकी तरह पब्लिक के साथ रहते हैं। अवामी रहनुमा जो है वही ज़्यादा कामयाब नज़र आते हैं। एज अ MPA आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके क्या टास्क हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर MPA जो होता है वो सब कुछ करना उसको पे लाजिम कर दिया गया। ठीक। हालांकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और उसमें MPA का रोल देखें, हमारा काम है कानून साजी। हमारा काम ये मुल्क की हालात को, सूबे के हालात को देखते हुए आपने कानून साजी करनी है, बिल लाने, बिल पेश करने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है, और जो अपने हल्के के मसाइल हैं वो आपने असम्बली फ्लोर पे उठाने हैं। रेजोल्यूशन कोई हो, कॉल अटेंशन हो, ये सारी चीज़ें करनी है। पर अनफॉर्चुनेटली गटर भी हम खुलवाते हैं,
सड़कें भी हमें बनानी पड़ती हैं, पुलिस के मसले भी हम हल कर रहे होते हैं, लोगों के फोन कॉल्स भी उठा रहे होते हैं, हॉस्पिटल के मसले हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सेवरेज, पानी, इन्हीं चक्रों में हमारा जो टाइम होता है, मैं वेस्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि इस वक्त सेटअप बना हुआ नहीं है, लोकल बॉडी को उन्होंने बाख्तियार नहीं किया हुआ, लोकल बॉडी सिस्टम है नहीं है, तो ये सारे काम हमें करने पड़ रहे। अच्छा, इसके अलावा आपकी आजकल सियासी मसरूफियात क्या है? सियासी मसरूफियात यही है कि अपने हल्के को टाइम, फिर सिंध असम्बली का इजलास अभी ख़त्म हुआ है, अभी फिर शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, फिर मसरूफ़ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों को बता दें कि हम एक मार्च करने जा रहे हैं। अच्छा। सिंध मार्च, जिसके अंदर हम घोटकी से स्टार्ट करेंगे और कराची तक आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी आपका एक प्रोग्राम हमने देखा, उसके हवाले से थोड़ा सा आप, जिसमें वुमेन्स थी और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा था, हमने कैप्चर भी थोड़ा सा किया, उसको भी रिकॉर्ड किया है हमने, तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें आप नौजवानों के लिए कर रहे थे, वुमेन्स के लिए और हमारी ख़वातीन को आगे लाने के लिए, या उसका क्या पर्पज़ था? देखिए, एक तो ये होता है कि अपने हल्के के लोगों से मिलता रहता हूँ, कॉर्नर मीटिंग्स रखता हूँ उन्हें, PS1 का ऑफिस है, हमारा सेक्रेटरीट है, यहाँ लोगों को बुलाता रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ, हल्के में जाता हूँ। अभी हमारी ये थी कि ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, और इसके साथ साथ अभी हम मंडे को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान, बैतुल माल और इन तमाम जगहों को हम उस जगह पे हम तमाम चीज़ों को प्रमोट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस देंगे। फिर खवातीन के जो लोन्स हैं, कामयाब खवातीन के नाम जी बिल्कुल, वो हमें शेयर करें हमारे साथ कि इंशाल्लाह वो क्या लोन्स फायदा होगा। 25 अरब के तकरीबन लोन्स दिए जाएंगे, और जो हमारी किन लोगों को दिए जाएंगे, थोड़ा सा हमें, जो खवातीन है हमारी जी वो लेंगे। अच्छा, ठीक है, उनको दिए जाएंगे। उनके कोई बिजनेस के लिए या किस हवाले से सर? वो बिजनेस प्लान ये लोग अप्रूव करेंगे, बिजनेस के लिए देंगे। और इसमें अच्छी बात ये होगी कि आप नौकरी करने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बन जाएंगी। ऑब्वियसली आप कोई भी छोटा सा सेटअप करेंगी तो 3 से 4 लोगों को तो उसका रोजगार मिलेगा, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। 27 तारीख से आपका एक मार्च शुरू हो रहा है, कि उसके बारे में थोड़ी सी तफसील हमें बताएंगे कि वो किस हवाले से है? देखिए, 14 साल से सिंध गवर्नमेंट सिंध पे हुक्मरान है पीपल्स पार्टी, ना पानी दे सकी, ना एजुकेशन, ना हेल्थ। हम जब हेल्थ कार्ड की बात करते हैं कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं, हम कहते हैं यहाँ पर आप हॉस्पिटल्स को अच्छा करें, स्कूल्स के हालात अच्छे करें। 5000 स्कूल अब बंद होने जा रहे हैं। सही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, आज भी एक सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया। स्ट्रीट क्राइम्स किस हद तक पहुंच चुके हैं, डाकू राज पूरे सिंध में है। अभी आपने भंड बरादरी को देखा, उनके 6 लोग एक पुलिस वाले के साथ ही उनकी डेथ हो गई। फिर क्रिमिनल्स इतने हो गए हैं कि पूरे कराची के अंदर ये घूमते फिरते हैं। तो ओवरऑल आप देखें तो फाइनेंस सही नहीं है, ज़कात ये लोग खा गए हैं, और अरबों रुपए की करप्शन इन्होंने की हुई है। और सिंध सूबा हमारा बहुत पीछे रह गया, KPK हमसे आगे निकल गया है, पंजाब हमसे आगे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर सब हमसे आगे निकल गया। इवन अब बलूचिस्तान में जिस हिसाब से तरक्की हो रही है तो मुझे लगता है बलूचिस्तान भी हमसे आगे निकल जाएगा। तो हम बेसिकली लोगों में अवेयरनेस देना चाहते हैं, खुदारा इस नकारा हुकूमत से जान छुड़ाएं। 14 साल हो चुके हैं, तीसरी बारी है इनकी, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, ऊपर से इलीगल होर्डिंग्स पूरे शहर में लगाते हैं। कोई एक अंडरपास बनाते हैं, वो अंडरपास का हाल ये होता है कि अगले ही महीने उसका बुरा हाल होता है, सड़क बारिश में बह जाती है, और इतना बुरा हाल है कि अब हम समझते हैं नौकरियां नहीं देते, ये नौकरियां बेचते हैं, वो भी अपने मनपसंद अफराद को बेचते हैं। तो हम बेसिकली पूरे सिंध के लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि ये बेनज़ीर की पार्टी नहीं रही है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, ज़रदारी ग्रुप है, ज़रदारियों का टोला है। तो इसको आप रद्द करें। ये गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि ये सिंध में कोई बेहतरी ला सके। सिंध में आप देखेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। थर जाएं, नवाबशाह, मीरपुर खास, शिकारपुर, शदादकोट, जैकोबाद, घोटकी, तो आप कहेंगे मैं कहाँ आ गई हूँ। मोंजो दौड़ा उन्होंने बना दिया, स्टोन एज की दुनिया में लेके चले गए। तो कोई इनका काम सीधा नहीं है, और हाल बस ये है कि सुबह शाम करप्शन कर दे, और इनका मेन फोकस ही यही है कि कोई ऐसे काम करें जिससे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ करप्शन को बढ़ावा हो और इन सब की जेबें भरें, और उसी करप्शन के और काले पैसे से इलेक्शन लड़ें। ठीक। अच्छा, PTI की हुकूमत इन सब कामों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रही है सर? देखिए, सिंध हुकूमत तो हमारी है नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, लेकिन ओवरऑल आप पूरा देखें, हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान, आपका एहसास कफालत,
जो लोगों को लोन्स हम दे रहे हैं, खवातीन के अलग लोन्स हैं, मैंने आपसे जिक्र किया तकरीबन 25 बिलियन के। इसके अलावा सड़कों का जाल, दी पोस्ट आप देख लें कि अभी इस वक्त हमारा जो एक आप डाकखाना को भूल चुकी थी, हमारे जहन में हमेशा प्राइवेट इदारे आते थे। हाँ, अब दी पोस्ट कितना आगे जा चुका है कि आपकी सोच है। नेशनल हाईवे देख लें, अभी हैदराबाद से सखर इंशाल्लाह वो मोटरवे भी बनेगी। ओवरऑल आप सूरत हाल देखें तो इंशाल्लाह सिंध में प्रॉब्लम है हमें, कराची के भी उस तरह से काम नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में खान साहब काम कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। देखिए पानी जखीरा नहीं होगा तो आज जैसे हम गैस के लिए रो रहे हैं, क्योंकि गैस की इन्होंने नहीं की क्या कहना चाहिए दरियाफ्त, तो आज हमारा क्या हाल हुआ है। आज अगर हम डैम बनाना स्टार्ट नहीं करते तो अगले 3-4 सालों में हम पानी के लिए मुकम्मल तौर पे तरस रहे होते। तो आज ये 2 डैम बड़े बन जाएंगे, 3 डैम छोटे छोटे बहुत सारे डैम्स बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में पानी की किल्लत नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप लोग आपने इतने अच्छे काम बताए कि आपकी पार्टी कर रही है, आपका एक बहुत अच्छा काम मेरे माइंड में अभी आया है कि सदर की मार्केट जो एक जल गई थी, बहुत कम दिनों में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करके वहाँ पर नई दुकानें बनवाई, तो कितना अर्सा लगा था और उसमें आप लोगों को क्या क्या मसाइल पेश आए या आप लोगों को कितनी सपोर्ट मिली अपनी गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए शुरू में मैंने जिक्र किया था फायर टेंडर्स का जी। इस शहर में फायर टेंडर्स नहीं थे, ठीक। यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों ने हुकूमत की और पिछले 14 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी है। आग लग जाती थी ना, आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गाड़ी आती ही नहीं थी, गाड़ी आती थी उसमें पानी नहीं होता था। ओके। ये जो फायर टेंडर्स हमने दिए, इससे आप देखेंगे किस कदर कराची में बेहतरी आई है। वैसे तो अल्लाह करे आग कहीं ना लगे, कहीं पे कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऑब्वियसली हमें तैयार होना चाहिए और एज अ गवर्नमेंट भी तैयार होना चाहिए और एज अ सिविल सोसाइटी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आफत से लड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ठीक। अच्छा, फिर ये कॉर्पोरेट मार्केट पूरी जल गई थी, तो हमारे MNA आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने सारा इसका खर्चा उठाया। अच्छा। फिर आपके खुर्रम शेर जमान है, वो वहाँ के MP हैं, दिन रात उन्होंने खड़े होकर मार्केट बनवाई है। तो ये जो 500 दुकानें थी, ये आप समझ लें 50,000 लोगों का रोजगार था, क्योंकि हर दुकान के ऊपर 4 से 5 वर्कर काम करता है। फिर उन वर्कर के आगे जो सप्लायर होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये पूरे कराची में रहने वालों के लिए आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ने और खुर्रम शेर जमान ने ये सारा काम किया। अभी गवर्नर हाउस में सर बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था यूथ के हवाले से, तो मुझे बल्कि मैंने खुद भी अटेंड किया था वो प्रोग्राम, तो आप थोड़ा सा उस पर मुझे बताइए डिटेल से कि हम यूथ के लिए क्या काम कर रहे हैं। देखिए यूथ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं खान साहब, 68% टोटल पॉपुलेशन का यूथ है, और हम चाहते हैं कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट जॉब फिर खरीदे, पॉलिटिकल पार्टीज को बेचती थी, हम उससे निकलना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना, हम चाहते हैं हम जॉब देने वाला बनाएं उसको। ठीक। तो अभी तकरीबन 5 अरब के पूरे सिंध में दिए गए, 3 अरब के कराची में दिए गए और 1 अरब के डिस्ट्रिक्ट साउथ में दिए गए, जो कामयाब जवान के तहत लोगों को, और टोटल जो कराची में आई थिंक है 2800 से ज्यादा लोगों को लोन दिए गए ताकि वो अपने कारोबार खोलें। अभी हम दुकानें बेसिकली बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, शॉप्स, वो तकरीबन 3000 के करीब वो होंगी इस कराची शहर के अंदर। तो देखिए ना, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम यूथ को एंगेज करें, ना कि वो तकरीबकार बने, गलत जगह पे जाएं, डिग्री लेके घूमते रहें। तो ये कामयाब जवान है एहसास प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारा यूथ मोबिलाइज हो जाए और वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो, क्योंकि देखिए महंगाई तो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनली कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए दालें हम इंपोर्ट करते हैं, आपका मुख्तलिफ आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, पेट्रोल हम बाहर से ला रहे होते हैं, डीजल बाहर से ला रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ओवरऑल आपको पता है, जो पिछले कर्जे हमने लिए हुए थे वो वापस भी करने, वापस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, सूद बढ़ता चला जाएगा। फिर कुछ अरसे से हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई थी, जब एक्सपोर्ट कम होगी इंपोर्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली फिर डॉलर भी आगे जाएगा। तो अब माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी अच्छी हुई है, ओवरऑल जो डायरेक्शन है, जो इकोनॉमी के बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा मुल्क अगले आने वाले 6 महीने के अंदर काफी हद तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और जिस हिसाब से लोन्स मिल रहे हैं और हुकूमत अपने इकदाम कर रही है, आप देखिए रेमिटेंस, रोशन डिजिटल, बाहर के लोगों का कितना एतमाद है, हमारे ज़खायर कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हमारी मैशत चलती रही तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। उस्मान डार साहब ने अभी कराची का विजिट किया, बहुत खुशाइन रहा,
और उसमें उन्होंने कुछ यूथ के लिए पैकेजेस दिए थे, उसकी डिटेल थोड़ी सी आप हमें बताएंगे? देखिए उनके पैकेजेस कोई नए नहीं थे। अच्छा, ठीक वो है। सारे पैकेजेस ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया कामयाब औरत या कामयाब खवातीन के नाम से जी, प्रोग्राम है, जी। फिर इसके अलावा कामयाब जवान के नाम से है, ठीक। फिर इसके अंदर स्कॉलरशिप दी जा रही है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर बैतुल माल है, एहसास प्रोग्राम है। मतलब मैं आपको गवर्नमेंट की क्या क्या चीजें गिनवाऊं। इसी तरह ये सिलसिला नया पाकिस्तान है, लोन्स मिल रहे हैं, सस्ते घरों के लोन मिल रहे हैं, ठीक आप है। बैंक्स में जाके उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। उतनी मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, सही। मैं समझता हूँ हर आदमी उस पर पूरा उतर सकता है, ठीक है। तो वो करें, फिर देखें इंशाल्लाह सही। कैसे। तो कितने अरसे में सर वो उनको मिल जाते हैं, जो कामयाब जवान और देखिए ये अगर सारे आपका पैकेजेस हैं, वो देखिए कितने अरसे में उनको प्रोवाइड? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, ठीक है। और आपने प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने में मिल जाना चाहिए। अच्छा सर, जब हम पब्लिक को देखते हैं तो वो काफ़ी ये शिकायत करते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी जाती हैं, सब चीज़ें होने के बाद भी लोन नहीं मिलता, तो वो क्यों? देखिए असल में कुछ जगहों पे ठीक है। गलतियां होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो लोगों ने अप्लाई गलत किया होता है। अच्छा। किस उसमें पूरा फॉर्म है, किस कैटेगरी में क्या बिजनेस प्लान है, ठीक है। किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट तो देना पड़ेगा ना। लोग ये समझते हैं कि बस हम इंदराज करा लेंगे, हमें लोन मिल जाएगा। सही। वो आपसे सवाल करता है क्या काम करना चाहते हो, कितने वर्कर हायर करोगे, ठीक है। अपना पूरा बजट दो, जिसको कहते हैं आप बेसिकली कि फिजिबिलिटी बना के दो। सही। तो आपकी फिजिबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ उनकी फिजिबिलिटी नहीं है, तो वो कह रहे हैं हमें लोन नहीं मिला। तो अप्लाई करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी ना, या मेरा और आपका कौम का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, ऐसे इसको लुटा तो नहीं सकते ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि उस्मान डार साहब का जो विजिट था कराची का, वो खुशाइन था? देखिए मैं समझता हूँ कि उस्मान डार से मेरी भी मुलाकात हुई 2-3 जी। दफा, उन्हें मैंने यही कहा कि ज्यादा आया करें। अच्छा। कोई इसमें वो नहीं है। कराची ने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान को दिया। कराची की पब्लिक भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी है। की फाइनेंशियल जी की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, ठीक। और कराची ने हमें इतने वोट दिए हैं, सही। और मैं तो कहता हूँ पूरे सिंध के दौरे करें। हाँ, मैंने उनको बड़ा अच्छा मशवरा दिया, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मंथ फिर आएंगे वो। अच्छा सर, जो यूथ के लिए और ख़वातीन के लिए जो पैकेजेस और जो आप लोगों ने लोन कहा है कि उनको मिल जाएंगे और इस तरीके से, तो उसको उनका क्या फ़ायदा होगा और कब तक मिलेंगे, और आगे जाके उनको ज़्यादा क्या फ़ायदा होने वाला है उससे? देखिए जब आप अपना कारोबार करेंगी तो ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट होंगी, आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगी, फिर आपके जरिए अल्लाह ताला वसीला बनाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ रोजगार एक ऐसी चीज है कि आपको जब अल्लाह ताला रोजगार देने वाला बना दे तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि किसी की उम्मीद अल्लाह ताला ने आपसे वाबस्ता कर दी। तो बेसिकली ये एक किस्म की आप समझ लें फाइनेंस का एक तरीका है कि आपने लोन देने, लोगों ने कारोबार करना है, फैक्ट्री खोलो, शॉप खोलो, कोई भी काम करो, तो आप बेसिकली माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपके जरिए फिर और लोगों को रोजगार मिल रहा होता है, फिर उनके जरिए और लोगों को रोजगार मिल रहा होता है। तो एक साइकिल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा सर, कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत में जो है वो महंगाई बहुत बढ़ गई है, चारों तरफ से ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए महंगाई बढ़ी है नो डाउट, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ आ गए हैं, लोग जो इसको ज़ख़ीरा करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप बिल्कुल इस बात पे मैं कतई कोई नहीं कहूँगा कि महंगाई तो हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि कराची में आटे का रेट डिफरेंट है, इंटीरियर सिंध के अंदर डिफरेंट है, पंजाब के अंदर डिफरेंट है, और केपी के अंदर डिफरेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी भी नहीं हुई है जितनी इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। जबकि मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर कराची का जो कमिश्नर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कीमतों को कंट्रोल करे। एक जगह पे टमाटर का अलग रेट है, डिफेंस का अलग है, क्रिप्टन का अलग है, हाँ, बिल्कुल ऐसा क्यों है? हर जगह बिल्कुल ऐसा ही है। कराची की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक दफा क्या हुआ, मैंने गुलिस्तान जौहर से सेब लिए, फिर अगले दिन मैंने सेब यहाँ डिफेंस से लिए। जमीन आसमान का फर्क। हाँ बिल्कुल।
वहाँ आपको मेरे ख्याल से 150 के मिले होंगे और यहाँ 350 के मिले होंगे। हाँ, ऐसे ये ऐसी कौन सी महंगाई है ना कि आप जो किसी जगह कुछ है और किसी जगह कुछ है, तो ये मतलब तो ये हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनती है। तो सर इसके जिम्मेदार कहीं हम भी कहीं जाकर होते हैं, मैं भी आप भी, तो हमें इस पर क्यों तवज्जो नहीं देनी चाहिए? क्योंकि हर शॉप पर हर दुकान पर वो अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक लिस्ट जारी करे, जो लिस्ट जो है वो दुकानदार को दी जाए और लिस्ट ना लगाने पर उसे जुर्माना भी किया जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंट एरियाज में कि इससे यहाँ कुछ रेट्स हैं वहाँ कुछ रेट्स हैं, तो इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैं इसमें आपको यही कहूँगा, हर सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है। पंजाब के अंदर आप बिल्कुल बोज़दार साहब की जिम्मेदारी है, पीटीआई की जिम्मेदारी है, बलूचिस्तान में बाप पार्टी की जिम्मेदारी है, केपीके के अंदर पीटीआई की है, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, कमिश्नर उनके अंडर में आता है। वो रेट लगाते हैं माजर के साथ किसी चीज का 5 रुपए का, मार्केट में वो चीज 50 रुपए बिक्री होती है। तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, एक्शन वो सिंध गवर्नमेंट लेगी ना। अच्छा, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट लेगी, और सिंध गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है, वो पीटीआई को बदनाम करने के लिए उसने पूरे सिंध की आवाम को ना इस मुश्किल में डाला हुआ है। उससे उनका ये होता है कि पीटीआई के दौर में महंगाई हो गई, जबकि महंगाई कंट्रोल करना तो उनका काम है। कमिश्नर कराची क्या कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्या कर रहे हैं? वो तो सिर्फ पौधे लगाने के अलावा और करप्शन करने के अलावा तो कुछ नहीं कर रहे। सर अभी बिल गेट्स का हालिया विजिट हुआ है, तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है ठीक कि बिल गेट्स पाकिस्तान है जी, और आपने देखा होगा कि वो कई सालों से पोलियो की कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे, पूरे दुनिया में कर रहे थे ठीक। और अब वो जब आए तो उन्हें एहसास प्रोग्राम की ब्रीफ दी गई, तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम को बहुत सराहा। अच्छा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने देखा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान आने लग गए हैं, सारी दुनिया पाकिस्तान आ रही है, और आप देख लेंगे फॉरेन पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी जा रही है। और यहाँ मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा इमरान खान साहब के बाद कि बहुत अच्छी हमारी पॉलिसी जा रही है, और इसी तरह अगर हम चलते रहे इंशाल्लाह तो तमाम ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, और एक बाहर के ममालिक का एक एतमाद भी बहाल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, और ये बहुत खुशाइन बात है कि बाहर के लोग अब विजिट करना शुरू हो गए, और जो खौफ था उनके दिल में और दिमाग में वो ख़त्म होता जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, हर तरफ ये गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, महंगाई है, मैंने प्रोग्राम की शुरू में भी एक बात कही थी, जैसे कि बाहर से कमोडिटीज़ आती हैं, इसमें दालें हैं, आपके कुछ चावल भी आ रहा है, आपका पेट्रोल बाहर से आता है, क्योंकि हमारी जो मुल्क की जितनी डिमांड है इतनी तो कराची से या हमारे दूसरे शहरों से या हमारे तमाम सूबों से तो पूरी नहीं हो सकती है। तो ये एक मेजर फ़र्क है महंगाई का कि महंगाई क्यों हो रही है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हमारी पूरी तवज्जो ये है कि हमारी गवर्नमेंट की कि हम लोगों का वो क्या कहते चाहिए बाइंग पावर बढ़ाएं, क्योंकि ये तो देखें पेट्रोल अगर 150 पे चला गया डॉलर पे बाहर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक। या तो हम यहाँ ज़खायर पे मेहनत करें, और दूसरी तरफ अपनी आवाम की बाइंग पावर इतनी बढ़ाएं कि वो इन चीज़ों को ख़रीद सके और उससे कोई फ़र्क ना पड़े। सर हमारी ज़मीन तो खुद इतनी ज़रख़ेज़ है, यहाँ हमारी दालें भी उग सकती हैं, यहाँ हमारा अनाज भी उग सकता है, और यहाँ सारी चीज़ें हमें मैनेज करना शायद नहीं आता हमारी हुकूमतों को, यहाँ हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे पाते। अगर हम किसान को अपने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, उसे थोड़ी सी सपोर्ट करें, और यहाँ कोशिश करें कि हमारी इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को हम यूटिलाइज़ करें इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरे ख्याल से बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें मॉडर्न तरीके और मॉडर्न टेक्निक्स को करना पड़ेगा जिससे हमारा अनाज यहाँ पर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यहाँ पर आप याद रखें किसान को हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, किसान को आसान कर्जे दे रहे हैं, किसान कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी तो देखिए ना कि पहले हर किस्म की यहाँ पर फसलें होती थी, एक वक्त आया हर कोई गन्ना करने लग गया। क्यों? क्योंकि गन्ने के पैसे अच्छे मिलते थे। इसी तरह दूसरी चीजों पे लोगों को तवज्जो दे दी, तो कि वो ज्यादा वही देखिए इसमें एक चीज ये होती है कि हर मुल्क का जो एनवायरनमेंट होता है, वेदर,
वो हर फसल के हिसाब से अलग होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें किसान को और ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि इस अनाज के उसमें बेहतरी आए, और आबादी को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी आप ये देखें ना कि आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर जब हमारी आबादी 30-35 करोड़ हो जाएगी, हमारे वसाइल तो उस तरफ से नहीं है, ना ही हमने उस हिसाब से तैयारी की हुई है। इसीलिए खान साहब अब जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अगले 15 सालों की, 20 सालों की कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वजीर आजम आते थे, वो कहते थे यार पता नहीं हमारे भी 5 साल पूरे होंगे नहीं होंगे, हम 3 साल की करते थे, 2 साल की करते थे। तो हमें बस ये चीज देखनी है कि जो कौम का लीडर होता है, जो एक कौम को विजन देता है, वो फिर प्लानिंग 20-20 साल की करता है। जैसे अब खान साहब ने 10 साल की आगे की प्लानिंग की हुई है। वो क्या प्लानिंग है सर, थोड़ा सा हमसे शेयर करेंगे? देखिए खान साहब की प्लानिंग है क्या, यूरिया देके ज्यादा से ज्यादा अनाज किया जाए, डैम्स की प्लानिंग है, पानी जखीरा करना बहुत जरूरी है। अभी आप देख लें पाकिस्तान की तारीख में एक या अयूब खान के दौर में डैम्स बने थे, या एक इस दौर में बन रहे हैं, डैम बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी कोशिश ये करनी है कि जो नौजवान है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, वो कारोबार करे, कारोबार से रोजगार के मौके बहुत होते हैं। कितनी गवर्नमेंट की जॉब्स निकल आएंगी, कितनी आप गवर्नमेंट की एक इदारे में 100 लोगों की जगह आप 200 लोग पॉलिटिकल पार्टीज भर्ती कर लेती थी। क्या हुआ, पीआईए तबाह, स्टील मिल तबाह। अभी इन इदारों को अगर जिंदा करना है तो आपने प्राइवेटाइजेशन को आपने प्रमोट करना होगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो आईटी पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, हमारा पड़ोसी ममालिक इंडिया आईटी में इतना कमा रहा है, तो हम बच्चों को ट्रेन करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज कराएं और दूसरे कोर्सेज कराएं जिससे हमारा बच्चा घर बैठे कमाए। अब अमेज़न भी आ गया है पाकिस्तान के अंदर, ये भी एक अचीवमेंट है। रोशन डिजिटल पाकिस्तान, बाहर का जो पाकिस्तानी है वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, वो अकाउंट खोल सकता है, पहले वो बेचारा खोल ही नहीं सकता था, वो वोट भी दे सकता है। सही। ये सारी वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। अभी लंगर खाने, आपके एहसास सेंटर्स जिसमें रात को अगर कोई सोना चाहे तो वो सो सकता है, आरामगाहें बनाई हुई हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि मदीना की रियासत या वेलफेयर कंट्री में होनी चाहिए। देखिए मदीना का मुकाबला हम नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाहात थी वहां तो हमारी जूती भी नहीं है। मेरा तो ये ईमान है हम उनके किसी जर्रे के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम उनके पैरवी करने वाले हैं, उनके मानने वाले। अगर हम उनके इतने से भी उस पर अमल कर लेना तो मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे मुल्क के हालात चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने अभी हमें सर बताया है कि आपने पीटीआई को ज्वाइन किया इसलिए कि खान साहब आपके फेवरेट थे, उनकी बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव बातें थी। सबसे अच्छी बात इमरान खान साहब की आपको कौन सी लगी जो दिल को छू गई और आपने पीटीआई ज्वाइन की? देखिए खान साहब की कौन सी बात की मैं तारीफ करूँ, खान साहब से तो हमें इश्क है। और इश्क ये है कि ऐसा ईमानदार, ऑनेस्ट और मुल्क से प्यार करने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक रसूल, पाकिस्तान से प्यार करने वाला हो। अच्छा, एक होता है ना कि लोग दावे करते हैं कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, एक होता है अपने अमल से साबित करना। आप क्रिकेट में देखें, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में देख लें। हो सकता है लोग एतराज़ करते हो कि इनके रिकॉर्ड्स तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका अमल, उनका स्टाइल, उनकी जो एक लेगेसी थी वो आज तक क्रिकेट में इमरान खान को लोग देखते हैं तो खड़े होकर उनसे मिलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद उनका शौकत खानम, मतलब किस की चीज की तारीफ करूं, फिर नमल यूनिवर्सिटी। और इसी तरह उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई थर्ड पार्टी वाला वजीर आजम बनेगा। वो वजीर आजम बने माशाल्लाह, और आज पाकिस्तान के वजीर आजम है और अपने अमल से ये साबित कर रहे हैं कि वो एक ऑनेस्ट और ईमानदार है। उनका दुश्मन भी कहता है कि यार ये ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनकी जिंदगी का एक वर्ड मैं इस तरह से उनको डिफाइन करूंगा कि हिम्मत ना हारने वाला। और वो जो कहते हैं इमरान खान साहब घबराना नहीं है, तो इमरान खान वाहिद आदमी है जिसको मैं अपनी जिंदगी में इतना इंस्पिरेशन उनके लिए रखता हूं कि वो हिम्मत नहीं हारता और मेरी हिम्मत में इजाफा करता है। देखिए करने वाली अल्लाह की जात है, आपने मेहनत करनी है, आपके हाथ में कोशिश और नियत है, सही बात करेगा अल्लाह ताला। तो इमरान खान साहब से जो चीजें मैंने सीखी हैं उन्हें मैं अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लीडर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुझे तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। और वो जो लीडर है और वो जिस तरह से पूरी कौम को देखे ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, वो डिवीजन की पार्टी रह गई है, कोई सूबाई पार्टी है, कोई जबान की पार्टी है, कोई फिरकावाराना पार्टी है। ये वाहिद पार्टी है जिसकी जड़ें तमाम सूबे में है, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाल्लाह खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे, हिम्मत दे, ये पूरी कौम को, जैसे कि
टर्की के लोग एक कौम बने, ईरानी एक कौम है, और जो दूसरी कौम है इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये एक कौम बनाएंगे इमरान खान साहब, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं और इसीलिए हम उनके साथ हैं। और आप देखिएगा इंशाल्लाह, ये मैं आपको बताऊं, एक दिन आप भी मुझे फोन करके मुझे जरूर बताइएगा जब हम इंशाल्लाह एक कौम बन जाएंगे जिसके लिए खान साहब इतनी कोशिशें कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, बहुत सारी सियासी बातें हो गई, अब थोड़ी सी गैर सियासी बातें हो जाए, कुछ मजे की बातें, क्योंकि हमारा बहुत लाइट मूड प्रोग्राम है। तो अपनी जिंदगी का कोई ऐसा मजेदार सा वाकया जो आपके लिए यादगार बन गया हो, वो हमसे शेयर करें। ऐसे तो बहुत सारे यादगार वाकये हैं। मैं बहुत नोटी था। अच्छा। और मैंने बताया बहुत सोशल। सर नोटी थे या अभी भी नोटी है? नहीं आप सीरियस हो गए। लेकिन एडवेंचरस बहुत हूँ, तो हर चीज में कि ये कैसे होता है वहां पहुंच जाता था। सही। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े दोस्त बनाए हुए थे और मैं कहता था यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। लेकिन एक अभी ताजा वाकया हल्का फुल्का, जी बिल्कुल शेयर करें, लाइटर नोट पे मैं आपको सुना देता हूँ। मैं नया एमपीए बना, तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी कॉलर वाली और जीन्स पहनी हुई थी। मुझे कई मेहमान खुसूसी बुलाया, तो मैंने गाड़ी कोने में खड़ी की, क्योंकि हमें खान साहब ने जो तरबियत दी है, जो हमारा नजरिया है, ना गार्ड्स, ना हमारा प्रोटोकॉल, ना कुछ, ना हम पुलिस वाले रखते हैं। हम तो अपना बस जाके आम आदमी की तरह, मुझे सड़क पे बैठ के आप चाय पिला देंगे मैं पी लूंगा, मुझे जो आप जिस माहौल में रखेंगे मैं उस तरह रह लूंगा। तो मैं चला गया। अच्छा, मैंने देखा ये सीढ़ियों पे उस इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ लोग खड़े में बुके लेके। मैंने कहा हो सकता है किसी का वेट कर रहे हो, बुके ले रहे हो। मैं अंदर गया तो मेरी एक सीनियर कुलीग थी, मैं उनके साथ जाके बैठ गया। मैंने कहा सादिया आप कैसी हैं? कहते हाँ तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो? तो हम दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे। बराबर में खातून कहने लगती है ये देखो ना यार, एमपीए ने टाइम दिया था, अभी तक नहीं आया, अभी तक आया नहीं है, और ये कोई तरीका है उसका, हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने सादिया आपा की तरफ देखा, सादिया आपा ने मेरी तरफ देखा, बोले तुमने इनको बताया यही हुआ है नहीं है। तो हाल ये था, वो बुके लेके बाहर आधे पौने घंटे से खड़े रहे और आप अंदर बैठे। मैं अंदर उस तकरीब में था और उनको पता नहीं था। तो कहने की बात ये है, इस तरह के कई वाकयात ऐसे होते हैं जो मुझे खुद भी हंसी आने लगती है। बाद में वो बुके लेके आ रहे, सर आप वापस जाए, वापस दोबारा फिर वीडियो बनेगी, फिर तस्वीरें खींचेंगी, तो आपका वो होगा। तो ये सारी चीजें जो हम समझते हैं कि इस तरह के कई वाकयात होते हैं। मैं तो हर जगह इसी तरह, जैसे मुझे जगह नहीं मिलेगी मैं पीछे बैठ जाऊंगा, ठीक, लेट आऊंगा तो पीछे बैठूंगा, ऐसी इसमें क्या बात है। फिर लोग पूरा एक लेयर बनाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, मुझे इन चीजों से चिढ़ है। तो मैं ये कहता हूं कि आप घुल मिल जाओ, अपने वर्कर की, अपने आम आवाम की बात सुनो, और आपने कुछ ना कुछ करना है। और अल्लाह से हर वक्त ये दुआ करें, अल्लाह पाक मुझसे कोई ऐसा काम ले ले जो मेरे हल्के में बेहतरी आ जाए। देखिए बातें करने वाले बहुत लोग हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, ड्राइंग रूम्स में बैठेंगे, लेकिन जब आप उनके अमल को देखेंगे, मैं कहता हूँ किसी की बातों पे ना जाएं, उसके सिर्फ और सिर्फ इस चीज के, उसके एक्शंस को देख लें कि वो नीचे से लेके ऊपर तक लोगों से कैसे बात करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और वो किस बात पे नागवार होता है, और उसका एटीट्यूड एक एलिट क्लास से कैसा है और एक गरीब आदमी से कैसा है, और वो जो कहता है वो करता भी है नहीं करता। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये, हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बड़े पारसा बनने की कोशिश करते हैं, हम ये कहते हैं हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं है, ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ, मैं तो पता नहीं क्या क्या हूँ। लेकिन आप उसके अमल देख लें, और अल्लाह ने सबको समझ बूझ दी है, सबको आंखें दी हैं, सबको दिमाग दिए हैं, अच्छाई बुराई की तमीज दी है, तो वो पहचान जाते हैं, लोग उस नजर से देख लेते हैं कि ये बंदा कितने पानी में है। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर आखिर में कोई आप ऐसा मैसेज हमें देना चाहें हमारी आवाम को, सियासत के हवाले से, या आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो आप चाहते हो कि हमारे नाज़रीन तक पहुंचे, तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। देखिए मैं यही कहूंगा आवाम को कि घबराना नहीं है, ट्रस्ट करें, ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से यही वजीर आजम 2023 में भी आएंगे, यही वजीर आजम इस मुल्क में चेंज लाएंगे, इस्तेहात लाएंगे। टाइम लगता है चीजों को, इतना बिगाड़ था, इट टेक्स टाइम, लेकिन आप ये देखेंगे बंदे की नीयत साफ है, सही, बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है। और ठीक है कुछ लोग होंगे जो उनके इर्द गिर्द लोगों को शेडी लगते होंगे, लेकिन खान साहब, मैं भी करप्शन करूंगा ना, खान साहब नहीं छोड़ेंगे, खान साहब अपने करीब के लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। सही। खान साहब इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 में भी वजीर आजम वही होंगे, और इस मुल्क को इंशाल्लाह सही मायनों में जो इस मुल्क के बनने का मकसद था उसको इंशाल्लाह हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया, आपने इतनी मसरूफियात में हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही मैं चौहान को दीजिए इजाजत, इस अपनेपन के साथ कि अपना
और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विनिस के मेहमान महविश चौहान के साथ।